स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। आज जो कि यहाँ पर एसएससी का जो यहाँ पर एक ऑनलाइन का एक पार्ट पहले से जो कि आप देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर जो साइंस वन लाइनर का ये सेकंड पार्ट है जो यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखेंगे। और उस वीडियो में जो कि आप 80+ क्वेश्चन को देखेंगे, और इस वीडियो में जो कि यहाँ पर 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पर स्थित होता है। सबसे पहले याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि किस कहते किसे हैं। याद रखिए काफ़ी आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, ये तीनों एक ही नाम है। याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि ये तीनों एक ही नाम है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये मस्तिष्क में होता है। याद रखिएगा कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या उसको जो पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, ये मस्तिष्क में होता है। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो याद रखिए रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, कि अधिवृक्क जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में आप क्या है कि मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है, कि ये जबड़ा का भाग होता है, जो कि दांत के नीचे जो जबड़ा होता है वही इस भाग को जबड़ा बोलता है, और ये सबसे जो कि मजबूत पेशी होती है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कि आइरिस का कार्य क्या होता है। तो आइरिस का कार्य याद रखिएगा कि पुतली के आकार को नियंत्रित करना जो कि यहाँ पर आइरिस का प्रमुख कार्य होता है। अगला देखिएगा कि त्वचा का रंग किसके कारण जो कि होता है। याद रखिएगा कि मेलानिन के कारण जो कि यहाँ पर त्वचा के रंग में परिवर्तन होता है। कोई यहाँ पर गोरा और कोई यहाँ पर काला जो दिखता है वो जो कि यहाँ पर मेलानिन के कारण। आगे यहाँ पर देखिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है तो वो एक त्वचा होता है। और यहाँ पर अगर आंतरिक अंग की बात करें तो याद रखिए आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो जो कि लीवर होता है। याद रखिएगा, जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। अगला यहाँ पर देखिएगा कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो याद रखिए त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस कही जाती है त्वचा की ऊपरी सतह को। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए कि किस विटामिन की कमी के कारण जो कि यहाँ पर हृदयघात हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण। तो याद रखिए ये विटामिन B1 की कमी के कारण जो कि यहाँ पर हार्ट अटैक हो जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है। तो याद रखिए विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट जो मापी जाती है वो आमीटर से मापी जाती है। कभी कभी आपको एम्पियर में ऑप्शन मिलता है, तो आपको एम्पियर या फिर आमीटर लगाना है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो याद रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दे रहे तो याद रखिए 98.6 डिग्री जो कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट में रहता है। याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जो कि यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर कि कंप्यूटर वायरस होता है तो क्या होता है। याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस जो कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा कि कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि आर्सेनिक याद रखिए आर्सेनिक जो कि यहाँ पर 74 का प्रयोग होता है, किसमें इसका प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि ट्यूमर के उपचार में इसका प्रयोग जो कि होता है। याद रखिएगा ट्यूमर के उपचार में इसका प्रयोग होता है आर्सेनिक 74 का। आगे यहाँ पर देखिए कि रेफ्रिजरेटर में जो कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो याद रखिए रेफ्रिजरेटर में जो कि यहाँ पर थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, कि एक समान ताप को जो कि बनाए रखता है, यानी कि एक समान जो कि यानी कि तापक्रम को ये सामान्य बनाए रखता है। याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन विजन जो कि यहाँ पर 2025 किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। और ग्रीन हाउस गैस के लिए जो उत्तरदायी गैस यानी कौन सा गैस है, तो वो CO2 है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ओजोन परत की जो कि मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि जब जल के बहाव को जो कि किस में मापा जाता है। तो याद रखिएगा जल के बहाव को किस में मापते हैं, तो वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है। तो याद रखिए कि प्लेटिनम जो कि यहाँ पर सबसे कठोर धातु होती है। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। याद रखिए कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है।
चलिए अगले यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे भारी जो कि प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो वो यूरेनियम हो जाएगा। याद रखिएगा यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कार्बन डेटिंग इसमें भी इसका जो कि प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का ही। अगला यहाँ पर देखिएगा कि मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो याद रखिएगा मोती के जो मुख्य अवयव हैं वो जो कि एरागोनाइट्स और कांचियोलिनी है। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि ऊष्मा का जो कि बहुत अच्छा चालक कौन सा है। तो याद रखिए पारा जो कि यहाँ पर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला यह क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो कि लोहा में क्या बनाया जाता है, यानी क्या उसमें मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल को जो कि मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा ऊष्मा का जो कि न्यूनतम संचालक कौन सा होता है, यानी ऊष्मा का जो सबसे न्यूनतम संचालक कौन सा होता है, तो वो शीशा होता है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो कौन रहता है, तो आयोडीन। याद रखिएगा कि सामान्य ताप पर जो कि ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन यहाँ पर कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए जो कि प्रयोग किया जाता है तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वायुयान के टायरों में जो कि भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, और हीलियम गैस काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, सबसे हल्का गैस होता है, इस वजह से जो कि हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन का क्या कार्य होता है। यानी कि याद रखिए सूर्य में जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि नोबेल गैसों में कौन सी वायु में जो कि नहीं पाई जाती है। तो याद रखिए नोबेल गैस में वायु में कौन सी जो कि नहीं पाई जाती है, तो वो रेडॉन गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि अम्ल वृष्टि का क्या कारण है। तो याद रखिए अम्ल वृष्टि का क्या कारण है, किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जिसका सूत्र यहाँ पर SO2 होता है। याद रखिएगा ये SO2 कारण यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो कि यहाँ पर ये होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा सभी जैव यौगिक का जो कि अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो ये कार्बन हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। इस चैनल पर अगर पहली बार आ रही है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला यहाँ पर देखिएगा कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो कि बहुलक प्रयुक्त होता है तो वो कौन सा होता है। तो याद रखिए आप बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक का प्रयोग होता है तो वो कौन सा होता है, तो वो पॉलीकार्बोनेट्स होता है। याद रखिए वो पॉलीकार्बोनेट्स होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा कि स्वचालित ईंधनों में जो कि हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है तो किसका प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा वो जो प्रयुक्त वो मेथेनॉल का प्रयुक्त, यानी कि मेथेनॉल उसमें जो कि प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि रसायन जो फल और सब्जियों को पकाने में जो कि सहायता करता है तो वो कौन सा रसायन है, तो वो इथेफॉन। देखिए ये इथेफॉन रसायन होता है जो कि यहाँ पर फलों या सब्जियों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि शक्कर के किण्वन से बनता है तो वह क्या बनता है। तो याद रखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो वो इथाइल एल्कोहल जो कि बनता है शक्कर के किण्वन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया है, किसका प्रयोग या किसका जो कि प्रयुक्त किया जाता है, तो वो बेंजोइक एसिड का प्रयोग या बेंजोइक अम्ल का उसमें जो कि प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो वो कौन सा पदार्थ, यानी कौन सा पदार्थ को खाने की वस्तु के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि शहद का जो कि प्रमुख घटक कौन सा है। तो याद रखिए शहद का जो कि प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसको यहाँ पर फल में शर्करा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, याद रखिएगा कि आयोडीन में जो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। याद रखिएगा जो यहाँ पर यानी कि थायरोक्सिन या फिर इसको घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपचार के लिए जहाँ आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों खट्टा हो जाता है। याद रखिए खुले में जब कुछ देर के लिए दूध को छोड़ देते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण जो कि खट्टा हो जाता है, जबकि यहाँ पर फ्रिज में रख देते हैं तो वो खट्टा नहीं होता है और वो सुरक्षित रहता है उसमें। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो कि सक्रिय रसायन कौन सा होता है। तो मच्छर को भगाने वाली दवाओं में जो कौन सा सक्रिय रसायन होता है, तो वो एथिलीन रसायन होता है। याद रखिए एथिलीन रसायन ये होता है। अगला यहाँ पर देखते हैं
कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो कि प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो वो कौन सा होता है। याद रखिए कोयला जो यहाँ पर भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिए आप फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों का अध्ययन को। याद रखिएगा एंथोलॉजी यहाँ पर जो कहते हैं फूलों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है जिसको उसके पत्ते में जो यहाँ पर शुक्र सा हो जाता है और वह पीला पड़ने लगता है, तो उसको ब्लैक हार्ट रोग के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण होता है, याद रखिएगा ये भंडारण में जो कि O2 यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। याद रखिएगा कि भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये रोग जो कि ब्लैक हार्ट रोग होता है आलू में। आगे यहाँ पर देखते हैं कि लहसुन की जो कि अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, यानी कि लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा वो सल्फर यौगिक के कारण जो यहाँ पर लहसुन में गंध होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मुर्गियों में जो कि यहाँ पर रिकेटस रोग का कारण क्या होता है। तो याद रखिए मुर्गियों में ही नहीं बल्कि यहाँ पर किसी में रिकेटस रोग का कारण क्या है, विटामिन डी की कमी जो कि यहाँ पर रिकेटस रोग का कारण होता है, बल्कि वो मनुष्य में भी होता है। याद रखिएगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो कि यहाँ पर सूर्य का ऊर्जा है। याद रखिएगा सूर्य का ऊर्जा जो कि यहाँ पर विटामिन डी का सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्रोत है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि मनुष्य के श्वेत रक्त कणों जिसको WC बोलते हैं का व्यास कितना होता है। तो याद रखिए कि मनुष्य का जो कि यहाँ पर श्वेत रक्त कण का व्यास कितना होता है, जिसको वह वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, तो उसका व्यास जो कि 0.007 mm होता है। याद रखिएगा कि 0.007 mm होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो वह किसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा यूरिया जो कि रक्त से पृथक किया जाता है तो वो गुर्दा द्वारा जो कि पृथक किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर कि एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, तो उसको ये हाइड्रोफाइट बोलते हैं। याद रखिए हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं एक जलीय पौधे को। अगला यहाँ पर देखते हैं कि लाइकेन जो कि मिश्रित जीव है जो किससे बने होते हैं। तो याद रखिए लाइकेन जो कि मिश्रित जीव है वो किससे बने होते हैं, तो कवक एवं शैवालों से बने होते हैं। याद रखिए कवक एवं शैवालों से बने होते हैं। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। याद रखिएगा ट्रिप्सिन एंजाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन यहाँ बताइएगा कि किस विटामिन में जो कोबाल्ट होता है। तो याद रखिए विटामिन B12 में जो कि कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दूध को प्रोटीन पचाने वाला कौन सा एंजाइम है। तो याद रखिए रेनिन एंजाइम जो कि यहाँ पर दूध को पचाने वाला एंजाइम है, ये भी याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि शरीर में जो कि ऊतकों का नियोग जो कि होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो यानी कि किससे होता है, तो वो प्रोटीन से होता है। देखिए शरीर में ऊतकों का जो कि यहाँ पर एक नया ऊतक जो का निर्माण होता है तो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि विटामिन डी के उत्सर्जन में क्या पाया जाता है। याद रखिए विटामिन डी के उत्सर्जन में जो कि क्या पाया जाता है, तो वो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि लरो या उरो हार्मोन कौन सा हार्मोन को कहा जाता है। तो याद रखिए लरो या उरो हार्मोन जो कि एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कच्चे फलों को जो कि कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है तो कौन सा यानी कि कौन सा उसमें जो कि यहाँ पर प्रयुक्त होता है आम। याद रखिए उसमें जो कि एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि फुट और माउथ रोग यानी कि फुट और माउथ रोग जो कि यहाँ पर वो किस में पाया जाता है। तो याद रखिए कि मवेशी या फिर सुअर में ये जो कि पाया जाता है, मवेशी व सुअरों में जो कि ये पाया जाता है विशेषता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भोजन जो कि विषाक्तता का कारण होता है तो वो क्या होता है, तो जो कि सैल्यूनेला बेसिलाई होता है। याद रखिएगा ये सैल्यूनेला बेसिलाई होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एथलीट फुट बीमारी होती है तो वो किससे होती है, किस में होती है, तो ये फफूंदी से या फफूंद से होती है। देखिए कि एथलीट फुट बीमारी होती है जो कि फफूंद से होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि डाउन सिंड्रोम एक जो कि आनुवांशिक विकार है जो कि किससे होता है। याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या में जो कि परिवर्तन के कारण होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर डाउन सिंड्रोम एक जो कि आनुवांशिक विकार है जो किससे होता है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी। और याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या बड़े को याद रखिएगा 46 होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि गोल्ड क्रीम जिसको यहाँ पर कि नीमेटोड बोलते हैं, तो ये गोल्ड क्रीम होने से जो वाला रोग ये किससे होने वाला रोग है, तो ये फाइलेरिया से होने वाला रोग है। याद रखिए ये फाइलेरिया से जो कि रोग हो जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा
कि ब्राइटस रोग जो कि प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? तो गुर्दा को यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको किडनी बोलते हैं। देखिए गुर्दा को जो प्रभावित करता है इसको इंग्लिश में जो कि किडनी बोलते हैं और हिंदी में यहाँ पर गुर्दा इसी का नाम है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि पेयजल को जो कि शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? तो याद रखिए पेयजल को जो कि शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट एवं जो कि ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। देखिए आगे पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हवा से हल्की गैस का नाम क्या है? तो हवा से जो हल्की गैस होती है, हवा में से जो हल्की सबसे गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर गुब्बारे में जो भरा जाता है तो वो हीलियम होती है। हीलियम गैस भी जो कि सबसे ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन हवा में अगर हल्की की बात करें तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। और काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो हीलियम यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि हवा से जो कि भारी गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से भारी गैस होती है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्थोस्टेट का जो कि प्रयोजन क्या होता है, यानी इसका क्या कार्य होता है? तो इसका तापमान को जो कि स्थिर रखना इसका प्रमुख कार्य होता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव जो कि स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा द्रव जो कि यहाँ पर स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो पेट्रोल को जो कि यहाँ पर स्वर्ण के रूप में जानते हैं, यानी कि पेट्रोलियम एक ऐसा द्रव है जो कि स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को जो कि यहाँ पर सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो याद रखिए मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। और मनुष्य के हृदय की अगर बात करें तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। और मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला देखिए गया कि गोताखोर किन जो कि गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो याद रखिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं गोताखोर। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो याद रखिए मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये 1971 में जो कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो याद रखिए आप पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो वो चूना, उसके बाद यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि कार्य का मात्रक होता है तो क्या होता है? तो वो जूल होता है। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? तो वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो याद रखिए एक अश्वशक्ति यहाँ के एक एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर जो कि 746 वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो याद रखिए एक माइक्रोन बराबर जो कि यहाँ पर 0.001 mm होता है, याद रखिए एक माइक्रोन बराबर 0.001 m होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एक जो कि पिकोग्राम, यहाँ पिकोग्राम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर -12 ग्राम होता है, याद रखिए कि 10 की पावर -12 ग्राम बराबर एक पिकोग्राम होता है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो कि मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए भारत में जो कि मीट्रिक प्रणाली कब से आरंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1957 से आरंभ की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि गैसों का दाब जो कि किससे मापा जाता है? यहाँ पर देखिए आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए कि गैसों का दाब जो कि किससे मापते हैं? तो वो जो कि मैनोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि टैक्यो नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो याद रखिए टैक्योमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो वायुयान और जो कि मोटर की गति को मापते हैं इससे। अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि पौधों में जो कि वृद्धि मापने का यंत्र है तो कौन सा है? याद रखिए वह क्रिस्टोग्राफ, याद रखिए पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? तो क्रिस्टोग्राफ हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए क्रिस्टोग्राफ का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि रडार, जिसके बारे में आप जानते होंगे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रडार का प्रयोग वायुयान को पता लगाने के लिए किया जाता है। वायुयान को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राज्य की फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होती है। देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पदार्थों की जो कि अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है तो किससे किया जाता है? ये पीएच पैमाने से, याद रखिएगा कि पीएच पैमाने से जो कि यहाँ पर क्षारीय या फिर अम्लीयता का पता लगाया जाता है। कोई भी विलयन का पीएच मान जो कि यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि एक जो कि हमेशा पीएच स्केल जो यहाँ पर जो कि 14 तक मान अंकित होता है। इसमें अगर 7 से कम रहा, याद रखिएगा बीच में जो यहाँ पर 7 आ जाएगा
और अगर 7 से कम रहा तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज़्यादा रहा तो क्षारीय हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यानी कि एग्जैक्ट 7 पर है किसी भी विलयन का पीएच मान, तो जो उदासीन विलयन होगा, जैसे कि पानी शुद्ध जल जो कि उदासीन होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि समुद्र में जो कि समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, तो वो याद रखिएगा आइसो हेल लाइन जो कि इसका जो कि प्रदर्शित किया जाता है इससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो वह किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो अग्निशमन में इसका जो कि प्रयोग किया जाता है, यानी कि अग्निरोधी जो शमन बनता है उसमें प्रयोग इसका किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा हॉरोलॉजी के अंतर्गत जो किसका अध्ययन किया जाता है, तो समय मापन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा ट्राइबोलॉजी। आगे यहाँ पर देखते हैं कि गीत के नियमों का जो प्रतिपादन किया था तो किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। सर यहाँ पर माफ चाहता हूँ, यहाँ पर गति के नियम, याद रखिएगा कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम क्या था, तो सर आइजैक न्यूटन जो कि इनका पूरा नाम था, और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो कि प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक में जो कि इनका प्रतिपादन किया था, और पुस्तक कब निकला था, तो 1687 ईस्वी में जो कि इनका ये पुस्तक जो कि प्रकाशित हुआ था। और इसी पुस्तक में जो कि यहाँ पर इन्होंने अपने 3 नियम के बारे में बताया था, जिसमें गति का नियम के बारे में इन्होंने जो कि पूरा डिटेल किए थे। उसको पहला नियम क्या था, तो जड़त्व का नियम था, दूसरा संवेग संरक्षण था, और तीसरा नियम जो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया था। इन तीनों नियमों को याद रखिएगा। और प्रिंसिपिया पुस्तक में इसका जो कि वर्णन है, और इस पुस्तक का जो कि यहाँ पर प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1687 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा कि पारसेक इकाई है, तो किसका इकाई है, ये दूरी का इकाई है पारसेक, याद रखिएगा। और सबसे लंबी दूरी की अगर बात करें, याद रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा वो प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो कि यहाँ पर सबसे लंबी दूरी की इकाई होती है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है, याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 1 बैरल बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 1 बैरल बराबर जो कि यहाँ पर 10 डेसीबल होता है, याद रखिएगा कि 1 बैरल बराबर 10 डेसीबल होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा कि सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा सापेक्षिक आर्द्रता जो कि यहाँ पर हाइग्रोमीटर से मापी जाते हैं, याद रखिएगा सापेक्षिक आर्द्रता जो कि यहाँ पर हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो क्या कहा जाता है। अभी हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, अभी हम कुछ देर पहले जो बताए हैं। याद रखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम को जो कि जड़त्व का नियम, और दूसरे नियम को संवेग संरक्षण, और तृतीय नियम को जो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जिसको न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है हमेशा, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो वो परिवर्तनशील होगा, यानी कि उसका भार जो कि यहाँ पर घटा हुआ प्रतीत होगा। और अगर कोई वस्तु को जो कि नीचे से ऊपर ले जाता है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हवा में जो कि लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या हुआ, लकड़ी की गेंद जो कि यहाँ पर बाद में गिरेगी, जबकि यहाँ पर जो और एक गेंद होगा, यानी कि लोहे का जो होगा वो पहले ही गिर जाए, क्योंकि उसका भार ज़्यादा होता है, इसमें जो पहले ही जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण उसको आकर्षित कर लेती है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि निर्वात में जो कि लोहे और लकड़ी की समान भार की 2 गेंदें एक समान ऊंचाई पर गिराने पर क्या होता है, तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगी। निर्वात में अगर बात करें गिराने की, तो निर्वात में ये दोनों जो कि एक साथ पहुँचेगी पृथ्वी पर। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि भारहीनता होती है, तो वो किस में होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में जो कि भारहीनता होती है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार जो कि आकृति होती है, ये किसके कारण होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। याद रखिएगा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार, वर्षा की बूंद जो गोल गिरती है, ये किस कारण गिरती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गिरती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा होगा कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।